अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिलचस्प खबरों और तर्जीहों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं सहरिश खान और मेरे साथ हैं सबीन शहबाज और इब्रार अस्तूरी। आज की सबसे जो दिलचस्प खबर है वो है फुल कोर्ट के इजलास की खबर। जियो न्यूज़ पर वो एयर हुई थी और उसके अंदर जो है कुछ जजेस के इस्तीफ़ों की बात हुई। फुल कोर्ट इजलास की क्या बात की गई, चीफ जस्टिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़ों की एक तजवीज़ दी गई, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, सबीन से जानते हैं। सैरिश देखें, फुल कोर्ट का इजलास आपको पता है कि जुमेरात को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तरमीन मुस्ताफ़ी हुए थे। ये वही फुल कोर्ट का इजलास है जिसके लिए खतूत लिखे गए थे 27वीं तरमीम से कबल। और इसी 27वीं तरमीम, जो कि अब उसको मुतनाज़ 27वीं तरमीम कहिए, 27वीं तरमीम से कबल 3 जज साहिबान की जानिब से खतूत लिखे गए थे और उन्हीं खतूत की बुनियाद पर 2 जज साहिबान मुस्ताफ़ी हो गए फुल कोर्ट से पहले ही। एक जज साहब जस्टिस सलाउद्दीन पनवर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, क्योंकि जिस दिन से 27वीं तरमीम पास हुई है जस्टिस सलाउद्दीन पनवर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। इस्तीफा उनका ताहाल नहीं आया, लेकिन वो नहीं आ रहे। जुमेरात को मुस्ताफी हुए थे और जुमे के रोज जिस दिन आईनी अदालत का कयाम अमल में आया था और उसी दिन चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीरुद्दीन खान साहब ने हल्फ उठाया था, उसी दिन चीफ जस्टिस याफुद्दीन साहब ने फुल कोर्ट का इजलास तलब किया हुआ था। फुल कोर्ट का इजलास दोपहर 2 बजे था। अब फुल कोर्ट इजलास से पहले ही, चूंकि हम लोग हाई कोर्ट से वापस आ रहे थे, हलबर्दारी तकरीब से वापस आ रहे थे, तो उस वक्त में 3 से 4 जज साहिबान हमें जाते हुए नजर आए। एक उसी वक्त से एक सस्पेंस ये बना कि अगर फुल कोर्ट का 3 जज साहिबान निकल चुके, 4 जज साहिबान आईनी अदालत जा चुके, 2 जज साहिबान मुस्ताफी हो चुके, तो पीछे फुल कोर्ट का मकसद क्या है, पीछे कौन सी फुल कोर्ट बची है। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों से ये पता चला, कुछ सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता ये चला कि 7 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं थे, वो जा चुके थे। गुज़िश्ता रात एक स्टोरी जंग के अखबार में छपी है और वो स्टोरी जो है उसमें फुल कोर्ट इजलास का एक तरह से पोस्टमार्टम किया है। अब ये अगर आप स्टोरी को पढ़े तो थोड़ी सी प्लांटेड स्टोरी महसूस हो रही है, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी स्टोरी आपके सामने पढ़ती हूँ। स्टोरी ये है कि 27वीं यानी तरमीम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजों को मुस्ताफी होने की तजवीज़ फुल कोर्ट इजलास में पजीराई जो है वो हासिल नहीं कर सकी। एक सीनियर जज की जानिब से ये तजवीज़ ये दी गई, जो इसका क्रक्स है वो ये है कि एक सीनियर जज साहब की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि इसी फुल कोर्ट में तमाम जज साहिबान जो मौजूद हैं वो तमाम के तमाम मुस्ताफी हो जाते हैं। तो फिर याया साहब ने कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने मुखालफत की इस्तीफों की कि हम ग्राउंड पर रहकर तमाम तर चीज़ों का जो मुकाबला है वो करेंगे। अच्छा, इसी स्टोरी में कंफर्म ये हो रहा है कि जी जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अकील अब्बासी का इसमें नाम नहीं है लेकिन वो भी फुल कोर्ट में नहीं थे, और जस्टिस मुसरत हिलाली जो ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। और ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस याफुद्दी के चैम्बर में हुई थी। मीटिंग शुरू होते ही कई जज साहिबान ने ये कहा कि आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे दो सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला दोनों मुस्ताफी हो चुके हैं। 27वीं तरमीम आइन के हवाले से अदलिया को अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। अब नाम हमें नहीं पता कि किन जज साहब की तजवीज़ है, लेकिन जिनकी भी थी ये बड़ी बेहतरीन तजवीज़ थी अगर इस पर अमल किया जाता। फिर एक जज साहब ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये कहा जाए कि पार्लियामेंट जिसका काम आइन और कानून साजी करना है उसे इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा आइनी और कानूनी इख्तियार है। जरा ये बता रहे हैं कि जी कुछ जज साहिबान ने फुल कोर्ट की जानिब से हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं खत लिखने का हामी नहीं हूँ। खत लिखने की बजाय मुझसे मिलकर बात करना चाहिए थी। जिन जज साहिबान ने इस्तीफे भी दिए उनको भी खत लिखने की बजाय मुझसे मिलकर जो है वो बात करनी चाहिए थी। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, मैं खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझता। और अलबत्ता अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का अख्तियार मौजूद है जो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। उसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। इस जवाब पर भी अक्सर जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखा। अब ये स्टोरी मेरा ख्याल है यहाँ तक इनफ है। अगर हम इस स्टोरी को देखें तो इस स्टोरी में तमाम वो बातें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त फुल कोर्ट का जब इजलास हो रहा था तो जो जज साहब 7 लोग थे, नहीं 4 लोग जा चुके थे, मतलब 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल कौन सा फुल कोर्ट था ये तो आईनी अदालत के जो तमाम जजेस थे उनकी भी तादाद पूरी नहीं थी। 15 जजेस तो वो थे, 13 जजेस ये हो गए बशमूल चीफ जस्टिस, यानी कि 12 जज और एक चीफ जस्टिस साहब थे। अच्छा, अब ये है कि इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये कि उस वक्त अगर फुल कोर्ट हुआ और उस फुल कोर्ट में जितने भी जज थे वो तमाम वो जजेस थे जो चीफ जस्टिस जयफुद्दीन साहब के अपने ही जज साहिबान थे। 26वीं तरमीम के बेनिफिशरीज भी उन्हीं में शामिल थे। 26वीं तरमीम के बाद बेनिफिशरीज थे और दीगर जज साहिबान थे। इस पर मैं बात कर लेता हूँ। जी जी जी। असल में मुझे तो जो है ना सबीन ने और सेरिश ने रोका हुआ है कि ये स्टोरी देने वाले उस शख्स का आपने नाम नहीं लेना है। नहीं है। मैं मजबूर हूँ। वैसे तो मैं नाम लेना चाह रहा था लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन यकीनन
ये स्टोरी एक ऐसे वक्त में छापी गई है, जियो जंग इतना बड़ा इदारा है और उनकी जानिब से ये स्टोरी की, हालांकि हम सब ये कह रहे थे, बल्कि कुछ खबरें तो उस वक्त ये भी चली कि शायद फुल कोर्ट इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि जजेस निकल चुके थे सुप्रीम कोर्ट से। हम खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिस तरह सबीन ने बात की, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, नुसरत हिलाली, इसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी, उसके अलावा जस्टिस सलाउद्दीन पवन नहीं थे, इसके अलावा जस्टिस इरफान सादत नहीं थे, तकरीबन 6 से 7 जजेस मौजूद ही नहीं थे। तो 12 से 13 जजेस बैठ के किस तरह ये फुल कोर्ट हुआ, पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि भाई मशवरा दिया जजेस को, या फिर किसी और जज ने मशवरा दिया कि हमें मुस्तफ़ी होना चाहिए मुश्तरका तौर पर। मैं समझता हूँ कि ये बात तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना वाली बात है कि जिस चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने या 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस ने, जिन्होंने इतना कुछ किया है इन ओहदों को पाने के लिए, तो क्या वो मुस्तफ़ी होकर चले जाते? ऐसा हो नहीं सकता था। सभी असल में इस स्टोरी के ऊपर कंट्रोवर्सी है और ये प्लांटेड स्टोरी है, और इसको मैं तो कहता था कि इस पे तो बहस ही करना मुनासिब नहीं है, लेकिन चलें पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि ये असल में एक प्लांटेड स्टोरी है। बिल्कुल, यहाँ मैं इब्रार की बात से इत्तेफाक करूँगी। हम 26वीं आईनी तरमीम हो या फिर उसके बाद 27वीं तरमीम, हम चीफ जस्टिस याया अफरीदी का तर्ज अमल देख सकते हैं वाज़े तौर पे। वो चाहे जजेस के ऊपर या फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का मामला हो, हर तरफ वो एक साइड पर ही अलग से नज़र आए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने इतना एक फ़ैसला किया होगा या इतनी कोई तजवीज़ देने का भी इनका कोई ज़हन गया होगा कि मैं कोई पूछूँ कि इस्तीफ़े देने या नहीं। बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, तो मेरे ख्याल में भी प्लांटेड स्टोरी है। बहरहाल अब अगली खबर की तरफ आते हैं। मुस्तफ़ी जो जजेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, इनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से शामिल होने की दावत दे दी गई है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ देखते हैं कि हम कि जब ये इस्तीफ़े आए थे दोनों जजेस के, मोहतरम जजेस के, साथ ही राना सनाउल्लाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासी जजेस थे। तो अब दूसरी तरफ उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, एक तरह से तहरीक इंसाफ की ही आगे से कहा जा सकता है, असद कैसर वगैरह इसके अंदर शामिल है, उसी का एक हिस्सा है। तो अब इनकी जानिब से दोनों जजेस को अपने साथ शामिल होने की दावत देना, क्या राना सनाउल्लाह के बयान की तस्दीक करना नहीं होगा कि वाकई कोई सियासी जजेस से, क्या ये मुनासिब बात थी? देखिए सहरिश, 26वीं तरमीम के बाद मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि तमाम जजेस जो है वो उनके ताबे हैं। तमाम जज साहिबान वही हैं जो उन्होंने जो है वो तैनात करवाए हैं। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की बात हो रही है कि वो सियासी हैं, देखिए पर्सनल पर्सपेक्टिव हर बंदे का होता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन हर बंदे की होती है। ज़ाती तौर पे हो सकता है मुझे कोई एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसकी सपोर्टर हूँ, आप हो, इब्रार भी एक किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका सपोर्टर हो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सियासी जजेस थे या क्या थे। 2 जज साहिबान थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने फैसले दिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए और इंतहाई काबिल दोनों जज साहिबान थे। हाँ, उसके बाद एक मुलाकात हुई जस्टिस अतर मिनल्ला की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमा है साजिद तरीन साहब। अब आपको याद है, आपको पता है कि साजिद तरीन साहब, ये मेरा ख्याल व्यूअर्स को नहीं भी पता होगा कि साजिद तरीन साहब सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अब साजिद तरीन साहब का अतर मिनल्ला के साथ ताल्लुक जो है वो एक अच्छा ताल्लुक है, पहले से जब अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे। तो वो मुलाकात सिर्फ इस बुनियाद पर हुई है कि उनका ज़रा ताल्लुक एक अच्छा था, मुस्ताफ़ी हुए, उसके बाद वो जाकर उनसे मिले हैं। तो इसको ये एंगल देना कि वो सियासी जजेस हैं, ये मौजूदा हुकूमत के अहम लोगों की जानिब से इस किस्म के बयानात कि सियासी जजेस हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आप उसको तस्दीक नहीं कह सकते। वो एक मुलाकात थी, मुलाकात उनकी ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर थी। बाकी बात रही गुज़िश्ता जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई है साजिद तरीन साहब से अतर मिनल्ला साहब की, तो वो मुलाकात एक बिल्कुल दोस्ताना मुलाकात थी, उसमें ऐसी वो नहीं थी। बाकी इनविटेशन वाली बात रही तो कोई इनविटेशन ऐसे नहीं गया। एक चीज़ जो हुकूमत ने कही, सॉरी जो पीटीआई ये कह रही है, पीटीआई का अपना ज़ाती तौर पर जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जज साहिबान हमारी मुख्तलिफ कन्वेंशन में आए, जो इनकी इजलास होते हैं उसमें आए, आकर एटलीस्ट आवाम से एड्रेस करें, बात करें, उनको बताएं कि भाई अदलिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तो बाकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वाली बात रही, ये नहीं है। सबीन थोड़ा सा मैं जिस तरह सेरिश ने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, जी। तो मुझे याद आ रहा है कि जिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये कहते हैं कि वो सियासी जज थे, तो ये वही जज थे मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 महीने के अंदर जो इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, उस पर अमल दरामद न कराने में सबसे ज्यादा कलीदी किरदार मंसूर अली शाह साहब का था। उस वक्त तो मंसूर अली शाह साहब जो है राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे लगते थे। काजी फायजा साहब के वो पैनल का हिस्सा थे। उसके बाद आ जाए अतर मिनल्ला साहब के ऊपर, अब वो सियासी जज हो गए। उस वक्त सियासी नहीं थे। जिस टाइम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो रात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुलवा दी गई थी, रात 12 बजे।
उस वक्त वो सियासी जज नहीं थे। तो ये देखें पॉलिटिकल एक स्टंट खेला जा रहा है, ठीक है। उन दो जजेस ने, मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी आपसे यही जिक्र कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जितने, चाहे वो आईनी अदालत के जजेस हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आप मुझे उठा के 25 जजेस में से दिखा दें, 25-28 जजेस में से कि आईनी तशरीह के हवाले सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जजेस कौन से हैं। किसी की मंशा को छोड़ दें, वो मंसूर और अतर मिनल्ला दो ही तो थे जो आईनी मुकदमात के हवाले से अबूर रखते थे। आपने दोनों को उठा के मजबूर कर दिया कि वो बाहर चले जाएं। अब आपके पास आइन की तशरीह करने के लिए कोई जज ही नहीं है। ये तो सारी एक कंट्रोवर्सी है कि कौन सियासी नहीं है, वो आपको सबको पता है यहाँ पर। आइन की तशरीह भी यहाँ पर सब सियासी जमातों को अपने मुताबिक जो उनको सूट करती है वही पसंद भी आती है। खैर, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीएम केपी के सुहेल आफरीदी की बात कर लेते हैं। अपनी तकर्री के बाद हवेलिया में उन्होंने एक जलसा किया था जिसमें इंतजामिया को, हुकूमत को कुछ धमकियां भी दी गई थी, अगर हमारी बात ना मानी ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसा कि नॉर्मली सियासी जलसों में नजर भी आता है। तो अब इलेक्शन कमीशन उस पर जागा है और उस पर सुहेल आफरीदी की तकरीर का नोटिस लेते हुए एक इजलास तलब कर लिया है। सभी ने बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस इजलास। सरिश देखिए, ये सबसे पहले तो बड़े मज़ा का खेज है कि जहां धांधली से भरपूर इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन उस पर नहीं जागा। जहां पर इलेक्शंस हमने कवर किए हैं, इलेक्शंस में जो एक तरह से आप कह लीजिए कि रोंदा गया आवाम के मैंडेट को, उस पर इलेक्शन कमीशन नहीं जागा। इलेक्शन कमीशन जागा किस चीज़ पे है कि एक सूबे के वज़ीर आला ने एक जलसे में एक तकरीर के दौरान कुछ 2-4 जुमले कह दिए हैं इंतजामिया को, और वो इलेक्शंस की बुनियाद पर कोई बात हो रही थी। उस पर जो है वो सुहेल आफरीदी ने कहा था, मामला ये था कि सरकारी मुलाजमीन जो ज़िमनी इंतखाबात में ड्यूटी से अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कोई बात सुहेल आफरीदी ने अपने जलसे के दौरान हवेलिया में की थी। ये वज़ीर आला बनने के बाद उनका पहला जलसा था और उसमें उन्होंने कोई बात की थी। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस बुनियाद पर जी कि उनके मुलाजमीन को क्यों धमकाया गया है और क्यों उनके मुलाजमीन को थ्रेट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुला लिया। इस वक्त भी वो इजलास इलेक्शन कमीशन में जारी है और उस इजलास में जो कानूनी टीम है वो सुहेल आफरीदी की धमकियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दे रही है। ये एक बड़ी नॉनसेंस सी चीज है कि सिर्फ धमकी के बेस पे कानूनी टीम ब्रीफिंग देने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहुंच गया। अगर आपको याद हो कि ये वही कानूनी टीम है, सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस होते तो ये नहीं पहुंच सकते। आपको याद हो तो जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में बाहर, यहाँ साथ ही आपको याद हो पीडीएम का एक जलसा हुआ था जिसमें मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल साहब सारे यहाँ पर चीख के इसी इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रहे थे, इसी सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे थे, इसी पार्लियामेंट पे इल्जाम लगा रहे थे। तो उस वक्त तो इनको याद नहीं आया, यही सिकंदर सुल्तान राजा साहब ही इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उस वक्त ये सारी बातें याद नहीं आई और आज याद आ रही है। तो इसलिए याद आ रही क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और दूसरी बात देखें, सुहेल अफरीदी की बात कुछ हद तक देखें, एक वजीर आला को आम कारकुन की तरह नहीं सोचना चाहिए, अपने लहजे में, अपने तरीक़ाकार में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 को, और किस तरह सरकारी मुलाजमीन ने, क्योंकि जुडिशरी से तो लगाए नहीं गए आरओज, ठीक है, आरओज और डीआरओज, और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लगाया और उस ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह फॉर्म 45 और 47 की एक कंट्रोवर्सी पैदा की और किस तरह 17 से 20 सीटें जीतने वालों को किस तरह 100 से ऊपर सीटें दी गई। तो ये एक कंट्रोवर्सी मौजूद है और उस सूरताल में उसकी बात तो एक तरफ तो दुरुस्त भी है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी हद में रहें, उनको जो रियासत की तरफ से या जो उनको अवाम की तरफ से एक मैंडेट मिला हुआ है आज़ाद शफाफ इलेक्शन करवाने का, आप इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, किसी की फेवर ना दें। ना वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को फेवर दें, ना आप नून लीग को फेवर दें, लेकिन आप अपने मैंडेट के ऊपर काम करें। तो उनकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पिछले साल कई अरसे से आपको पता है किस तरह मुतनाज़ा रहा है, तो वो आज भी कर रहे हैं और खुद अभी देख लें गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए, गैर आईनी तौर पर बैठे हुए, ठीक है। न तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होना था, वो नहीं हुआ, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 28वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी एक्सटेंशन मिलने जा रही है। तो वो अब उस वफादारी को निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा वफादारी निभाने दें, जरा दिखाने दें पब्लिक को, ताकि इनकी हकीकत और ज्यादा खुल के सामने आ सके। बिल्कुल दिखाने दें। और अब आते हैं आज की जो अहम खबर है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम खबर। इमरान खान का जिक्र नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता कि किसी वीडियो के अंदर इमरान खान को इग्नोर कर दिया जाए। आज उनसे मुलाकातों का दिन है, जुमेरात का रोज है, मंगल को भी ये दिन था, तमाम मुलाकातें नहीं करवाई गई थी और किसी की मुलाकात ना होने की वजह से आज का दिन मजीद अहमियत इख्तियार कर गया कि आज देखना कि मुलाकात होती है या नहीं। लिस्ट तो जा चुकी है जिसमें लीमा खान का नाम भी है, सुहेल आफरीदी का नाम भी है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं सभी? देखिए सरिश, मंगल को जो कुछ हुआ वो हमने कल की वीडियो में बताया था। अब आज इमरान खान से बुकला की मुलाकातों का दिन है, लिस्ट चली गई है, 6 बुकलाएं जिनसे इमरान खान की मुलाकात करवाई जाने का हुक्म है। अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अडियाला जेल है
अडयाला जेल हुकाम है, सुप्रिटेंडेंट है या बाकी जो अमला है, वो इस अदालती अहकामात को सीरियसली नहीं लेता। बहुत पहले से मुलाकातें इमरान खान की रुकवा दी गई। कल इमरान खान की बहन ने यहाँ तक कहा है कि 15 दिन से इमरान खान को हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। इमरान खान एक तरह से बिल्कुल क़यादे तन्हाई में है। और कल सोशल मीडिया पर खासा इस चीज़ पर एक इशू भी बना कि इमरान खान को क़यादे तन्हाई में रखा गया। आज वकला से मुलाकातों का दिन है, वकला जाएंगे मुलाकातों के लिए, लेकिन अगेन वही चीज़ कि जो उनके अपने मनपसंद वकला उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, जो कि 1 या 2 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उनको मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है, लेकिन बाकी वकला को मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती। तो और फिर वकला को ले जाके जो सुप्रिटेंडेंट के कमरे में बिठा दिया जाता है और फिर उनको 4-1 बजे कह दिया जाता है जी कि अब मुलाकातों का टाइम खत्म हो गया, आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, और ये ज़ाहिर है हमारा जो अदालती निज़ाम है उसी हिसाब से फिर आगे इंसाफ का निज़ाम जो है वो भी चलता है। तो आज मुलाकातों का दिन, आप देखें मुलाकातें करवाई जाती हैं या नहीं करवाई जाती। बिल्कुल, इसको वीडियो लंबी हो रही है, इसको कंक्लूड करते हैं। आखिरी में बस ये बताइएगा कि नवाज शरीफ भी जब जेल में थे, मरीम नवाज, मुलाकातें इसी हिसाब से होती थी या फिर कुछ डिफरेंट सूरत हाल होती थी इब्रार? देखें, यकीनन कुछ हद तक तो हालात उस वक्त भी गंभीर थे, क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो आपकी हुकूमतों के पास होता नहीं है, कंट्रोल कहीं और होता है। मसला यहाँ पर ये है। लेकिन जो असल खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, असल खबर ये है कि अलीमा खान ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कल जुम्मे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बल्कि जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से यौम सियाह का ऐलान किया गया है, जो अडयाला जेल में गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ उस पर, तो कल का दिन इंतहाई अहम है। PTI यौम सियाह भी मना रही है और उस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो देखते हैं कल कौन कौन बाहर निकलता है, कौन कौन एहतजाज करता है, और फिर इस हवाले से हुकूमत पे या इदारों पर क्या कोई प्रेशर डेवलप होता है या नहीं होता है। और फिर इमरान खान के, देखें, हम सबको पता है कि हम सब ये समझते थे कि इमरान खान शायद 2 दिन 4 दिन भी जेल नहीं निकाल सकेगा, लेकिन उसने पिछले 2 साल से ये बता दिया कि वो जेल भी काट सकते हैं, और खिलाड़ी होता है। उसने ये बता दिया कि मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं ही कप्तान हूं। बिल्कुल, आज की वीडियो से अब तक इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब